नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्रीनगर और शोपियां में आतंकी हमलों में 2 घायल, जीप से युवक को बांधे जाने पर रक्षा मंत्री का बयान। कहा, युद्ध जैसे क्षेत्र में फैसलों के लिए सेना स्वतंत्र। सहारनपुर के कलेक्टर और एसएसपी निलंबित, इलाके में तनाव लेकिन स्थिति नियंत्रण में। एसएमएस और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। भारत के 350 मछुआरों की होगी वतन वापसी। पाकिस्तान की अदालत ने दिया रिहाई का आदेश। जनवरी से अप्रैल के बीच हुए थे गिरफ्तार। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बम धमाके, 3 की मौत, 5 पुलिसकर्मियों समेत 10 घायल। आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी। सुधीरमन बैडमिंटन कप में भारत का शानदार प्रदर्शन। 6 साल बाद नॉकआउट के लिए किया क्वालिफाई। क्वार्टर फाइनल में चीन से होगी भिड़ंत। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि युद्ध क्षेत्र में फैसलों के लिए सेना स्वतंत्र है। कैबिनेट की बैठक के बाद कल उन्होंने कहा कि सैन्य चुनौतियों का हल सैन्य अफसरों को ही निकालना होगा। इसके लिए सैन्य अधिकारियों को सांसदों से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में सेना की तरफ से की जा रही सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि युद्ध के क्षेत्र में सेना के अधिकारियों को फैसले करने का अधिकार होना चाहिए। रक्षा मंत्री का यह बयान एक व्यक्ति को जीप के आगे बांधने वाले मेजर को सम्मानित किए जाने पर जारी बहस के बाद आया है। जेडीयू नेता शरद यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मेजर लेतुल गोगोई को सम्मानित करने के फैसले पर सवाल उठाया है। How a situation is to be dealt with when you are in a warlike zone, we should allow our army officers to take a decision. They don't have to consult members of parliament as to what they should do under these circumstances. जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को एक तरफ राज्यपाल को घाटी के हालातों पर जानकारी दी, जबकि दूसरी तरफ आतंकवादियों ने उन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता को निशाना बनाया और गोली मार दी। अस्पताल में भर्ती पीडीपी कार्यकर्ता अब्दुल कयूम की हालत गंभीर है। उधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की। राजभवन में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ राज्य में कानून व्यवस्था, रखरखाव और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा की। नियंत्रण रेखा पर हाल की घुसपैठ की कोशिशों और संघर्ष विराम से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई। दूसरी तरफ आतंकियों ने कल सत्तारूढ़ पीडीपी के कार्यकर्ता को गोली मार दी। इस वारदात को श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके में अंजाम दिया गया। अब्दुल कयूम पर कल देर शाम हमला हुआ। आतंकवादियों ने कयूम को उनके घर के बाहर 3 गोलियां मारी। अस्पताल में कयूम की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा शोपियां में आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। आतंकियों ने सीआरपीएफ और एसओसी कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में सुरक्षा कर्मियों को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक नागरिक बुरी तरह घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 3 संदिग्ध हथियारबंद लोगों को देखे जाने की खबर है। इस सूचना के बाद सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के सियाचिन के करीब उड़ान भरने के बाद भारतीय सेना अलर्ट हो गई है। सेना ने कहा है कि भारतीय हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। उधर पुलवामा में सेना ऑपरेशन को आतंकी के भाग निकलने के बाद खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने बुधवार को सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक उड़ान भरी। इसके बाद भारत की ओर से भी सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन भारतीय वायुसेना का कहना है कि उसके हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। पाकिस्तान मीडिया ने दावा किया है कि उसके यहां सभी फॉरवर्ड बेस को चालू कर दिया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख सुहेल अमान ने स्कादू वायुसेना का दौरा किया। इस दौरान लड़ाकू विमानों ने सियाचिन के पास उड़ान भरी। मंगलवार को भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया था। इसमें सेना की कार्रवाई में
पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करते दिखाया गया है। The news, even what has been given by Pakistani side, is that these aircraft flew near Siachen, not over Siachen. And near Siachen means on their side. And therefore, it's a routine stuff. There is nothing to get very worried about. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना का ऑपरेशन खत्म हो गया है। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे स्थानीय लोगों की आड़ लेकर आतंकी भागने में कामयाब हो गए। इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने मंगलवार को नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इधर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की महिला विंग मेजर गोगोई को सेना की ओर से सम्मानित किए जाने का विरोध कर रही थी। जो इससे उन्होंने अवार्ड दिया वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि यहाँ पे आप बैठो, घर में बैठो, आवाज मत उठाओ। अगर आवाज उठाओगे तो यही हशर होगा। एक आर्मी ऑफिसर के नाते कम से कम कैजुअलिटीज करने के लिए एक एफर्ट किया था। उस एफर्ट से बहुत सारे लोगों की जान बची है। मेजर गोगोई ने 9 अप्रैल को बडगाम में पत्थरबाजों से निपटने के लिए स्थानीय युवक को जीप के आगे बांधकर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। उन्होंने कल पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी कि किस हालात में उन्हें ये कदम उठाने पड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सहारनपुर में कल ताजा हिंसा के बाद डीएम और एसएसपी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही डीआईजी और डिविजनल कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। केएस इमैनुअल को नया डीआईजी नियुक्त किया गया है। सहारनपुर में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर रोक लगा दी गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती के मंगलवार को दौरे के बाद भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि बुधवार को 3 लोग घायल हो गए। राज्य सरकार ने मृतक के परिजन को 15 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और फिर भड़की जातीय हिंसा में एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दर्जनों घायल हैं। हालात का जायजा लेने के लिए गृह सचिव, एडीजी कानून व्यवस्था समेत 5 आला अधिकारियों को लखनऊ से सहारनपुर रवाना किया गया। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज कर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहाँ पर कैंप है, करीब 10 कंपनी आरएएफ, आरआरएफ और पीएसी है। 5 कमांडेंट पीएसी के, 8 एडिशनल एसपी, 15 डिप्टी एसपी और करीब 20 पीआरबी वाहन आसपास के जिलों से वहाँ पर हैं। वर्तमान में वहाँ पर स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। दरअसल मंगलवार को बीएसपी प्रमुख मायावती हिंसा पीड़ित देवबंद तहसील के शब्बीरपुर गांव पहुंची थीं। आरोप है कि उनके कार्यक्रम से लौट रहे लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद जिले में कई जगह हिंसक झड़पें हुई। शब्बीरपुर गांव के ही 1 दर्जन घरों में आगजनी की गई। यूपी सरकार ने हिंसा के लिए बीएसपी प्रमुख के सहारनपुर दौरे को जिम्मेदार बताया है। 2 महीने के सरकार के काम में जिस तरह से आदित्यनाथ योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, विरोधी उसको पचा नहीं पा रहे हैं और षड्यंत्र के तहत लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब किया जाए या खराब हो, इस तरह का एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इधर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार कानून व्यवस्था को संभाल पाने में नाकाम रही है और बेवजह की बयानबाजी कर रही है। उत्तर प्रदेश में हर जगह कानून व्यवस्था निरंतर ध्वस्त होती जा रही है और केवल बयानबाजी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक की ओर से कि आप कब ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे, कब इसको मजबूत करेंगे। 20 अप्रैल को सहारनपुर के सड़क दूधली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसके बाद 5 मई को महाराणा जयंती पर निकली शोभा यात्रा को लेकर शब्बीरपुर में विवाद हुआ। तब से जिले में कई जगह जातीय झड़प हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में विदेशी निवेश और संवर्धन बोर्ड को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एफआईपीबी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने की संस्था थी। आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे खत्म करने की घोषणा की थी। सरकार ने सैन्य क्षेत्र में मेक इन इंडिया को लेकर नई पॉलिसी पर भी निर्णय लिया है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी मंजूर कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में 5,503 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने की खरीद मूल्य में भी सरकार ने इजाफा किया है। बचे हैं जिसमें
प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता थी और हर 11 सेक्टर के लिए जो कंसर्न्ड विभाग है उसको उसका अधिकार दिया गया है कि उन गाइडलाइंस को वो देखते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई से 3 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे। वो जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस जाएंगे। 4 देशों की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों की बेहतरी पर जोर होगा। प्रधानमंत्री यात्रा के पहले पड़ाव में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचेंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में करार की उम्मीद है। रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल आतंकवाद, दक्षिण चीन सागर के हालात, चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना समेत कई वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इस दौरान ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को राज्य के वित्तीय संकट और गंगा समेत अन्य नदियों के कटाव की समस्या से जुड़ी जानकारी देंगी। पिछले 10 दिनों में दूसरी बार वो दिल्ली पहुंची हैं। शुक्रवार को राजधानी में विपक्ष की औपचारिक बैठक होनी है। ममता बनर्जी इसी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची हैं। कल होने वाली इस बैठक में विपक्ष की ओर से इस पद के संभावित नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी विपक्षी दल आपसी सहमति से आगे बढ़ने के पक्ष में हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। राज्य के विकास के लिए फंड को लेकर उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने विकास के लिए ढेर सारा फंड देने की बात कही है जो सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह को इसके लिए राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बुधवार को कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया जाएगा या नहीं, इसे लेकर फिलहाल अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इससे पहले पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार को समर्थन करने की बात कही थी। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को तेलंगाना के 3 दिवसीय दौरे पर थे। एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने राज्य को करोड़ों रुपए का फंड दिया है, लेकिन राज्य सरकार उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाई। इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष के आरोपों को गलत बताया। I thought it is my duty to conduct this press conference, to make it public, before Mr. Amit Shah leaves the state. I am challenging him. विपक्ष की आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के समाज सेवी गैरुल हसन आयोग के अध्यक्ष होंगे। केरल की बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री सुलेखा कुंभरे, बड़ा दस्तूरजी खुर्शीद और गुजरात से जैन प्रतिनिधि सुनील सिंघी को आयोग का सदस्य बनाया गया है। पहली बार है जब जैन समुदाय से किसी को इसका सदस्य बनाया गया है। 2 और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष समेत 7 सदस्य होते हैं। इनका काम देश के अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों की शिकायतों पर विचार करना है। काले धन के खिलाफ आयकर विभाग की मुहिम जारी है। विभाग ने 600 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। साथ ही कई बेनामी लेन देन का भी पता लगाया है। काले धन के खिलाफ आयकर विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग ने 23 मई तक 400 से भी ज्यादा बेनामी लेन देन का पता लगाया है। साथ ही 600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इनमें बैंक खातों में जमा रकम, जमीन, फ्लैट और गहने शामिल हैं। बेनामी लेन देन पर लगाम के लिए आयकर विभाग ने 24 विशेष यूनिट्स शुरू की हैं। कार्रवाई के तहत कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 40 से ज्यादा मामलों में अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इनकी कीमत 530 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कार्रवाई में आयकर विभाग को पता चला कि जबलपुर में एक ड्राइवर के नाम पर 7 करोड़ 70 लाख रुपए की जमीन थी, जबकि जमीन का असली मालिक मध्य प्रदेश की सूचीबद्ध कंपनी और उसका नियोक्ता है। इसी तरह मुंबई में एक पेशेवर के पास कई अचल संपत्तियां थी जो फर्जी कंपनियों के नाम पर खरीदी गई थी। भ्रष्टाचार के जरिए कमाई का पता लगाने के लिए पिछले 1 महीने में 10 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई।
विभाग ने पिछले साल 1 नवंबर से नए बेनामी सौदे प्रतिबंध संशोधन कानून 2016 के तहत कार्रवाई शुरू की थी। इस कानून में अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। अब आपको अपनी डिग्री के प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपकी डिग्रियां ऑनलाइन मिलेंगी और उन्हें कोई भी देश ऑनलाइन देख सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक नई योजना शुरू की है। ऑनलाइन डिग्री वाली इस योजना का नाम ई-सनद रखा गया है। ई-सनद पोर्टल पर मैट्रिक से लेकर एमए और पीएचडी तक की डिग्रियां उपलब्ध रहेंगी। इन्हें शुल्क देकर निकाला जा सकता है, जो प्रमाणित होंगी। इनकी कोई भी विदेश से जांच कर सकता है। बुधवार को विदेश मंत्री, मानव संसाधन मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। सारे यूनिवर्सिटीज का डेटा अपलोड करवाइए, सीबीएसई का डेटा अपलोड करवाइए, ताकि जब बच्चा अपना सर्टिफिकेट दे तो जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़कर आया है, जो सीबीएसई के उससे पढ़कर आया है बोर्ड से, उसको वो प्रमाणित कर सकें। तो उनका ठीक है, अपन सीबीएसई से तो तुरंत शुरू करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट अपन सीबीएसई से करेंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए मैं नेशनल डिपॉजिटरी बना रहा हूँ, उसमें भी डेटा आ जाएगा। फिलहाल ई सनद का पहला चरण शुरू हुआ है। अभी सिर्फ सीबीएसई के प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। अगले चरण में राज्यों के बोर्डों और चरणबद्ध तरीके से सभी विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्र भी अपलोड किए जाएंगे। ये वेरिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्ट, अपोस्टल, अलग अलग काम के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग है, लेकिन मात्र एक ही है कि प्रामाणिक दस्तावेज मिले और उसकी किसी ने प्रामाणिक मोहर लगनी चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ हो रहा है। इस एटेस्टेशन के प्रोसेस में कॉमन सर्विस सेंटर को आप जोड़ें, ताकि कोई फिटर, कोई बिजली वाला, वो भी अगर अपने मिडिल ईस्ट जाने के लिए या अफ्रीका जाने के लिए अपने सर्टिफिकेट को टेस्ट कराना चाहता हो, तो उनकी सेवाओं से गरीबों को यश मिलेगा, आपके विभाग का विस्तार भी होगा। इस योजना से जुड़ने वाला तेलंगाना पहला राज्य होगा। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने ई मदद और ई माइग्रेट जैसे प्रोजेक्ट भी विदेश जाने वाले या वहां रहने वालों की सेवा के लिए बनाए हैं। दुनिया के सभी विकसित देशों में इस तरह की व्यवस्था है और भारत ने भी इसकी शुरुआत करके देश को पूरी दुनिया से जोड़ दिया है और देश को देश के अन्य हिस्सों से भी पूरी तरह जोड़ दिया है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। मद्रास उच्च न्यायालय ने मेडिकल विषयों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत की मदुरई खंडपीठ ने यह आदेश दिया। इस संबंध में सीबीएसई को रिजल्ट का ऐलान नहीं करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि नीट परीक्षा में संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत छात्रों के समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। ये परीक्षा 7 मई को हुई थी, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित की गई थी। भारतीय वायुसेना के लापता सुखोई 30 जेट विमान का अब तक कुछ पता नहीं लग पाया है। खराब मौसम के चलते सर्च ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है। विमान भारत चीन सीमा के पास मंगलवार को लापता हो गया था। विमान में 2 पायलट सवार थे और इसने असम के तेजपुर एयरबेस से मंगलवार सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी थी। इस विमान को आखिरी बार तेजपुर से 60 किलोमीटर उत्तर में देखा गया। विमान की तलाश में भारतीय सेना की 9 पार्टियों के अलावा वायुसेना और स्थानीय प्रशासन की 6 पार्टियां जमीन पर विमान की तलाश कर रही हैं। C-130 विमान के अलावा ALH और चेतक हेलीकॉप्टर भी तलाश में लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि LOC दौरे के वक्त संयुक्त राष्ट्र का वाहन भारत के हमले की चपेट में आ गया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि वाहन में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के 2 अधिकारी सवार थे। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान पर हमले का कोई सबूत नहीं है।
उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी पर्यवेक्षक घायल नहीं हुआ है। पाकिस्तान की अदालत ने भारतीय मछुआरे की रिहाई का आदेश दिया है। मछुआरों को स्वदेश भेजने के लिए व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। ये सभी लोग जनवरी से अप्रैल के बीच गिरफ्तार हुए थे। पाकिस्तान की जेल में बंद 350 भारतीय नागरिकों की जल्द ही वतन वापसी हो सकती है। बुधवार को पाकिस्तान की अदालत ने वहां की जेल में बंद मछुआरों को पहले सजा सुनाई और फिर उन्हें रिहा कर स्वदेश भेजने का आदेश दिया है। भारतीय मछुआरों द्वारा गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने का आरोप स्वीकारने के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। मजिस्ट्रेट ने मछुआरों को उतनी ही अवधि की सजा सुनाई जितना वक्त मछुआरे जेल में बिता चुके हैं। भारतीय मछुआरों को जनवरी में हिरासत में लिया गया था। उसके बाद से ये सभी लोग मलीर जेल में बंद हैं। पाकिस्तानी नौसेना ने 27 जनवरी से 4 मई के बीच इन मछुआरों को गिरफ्तार किया था। अरब सागर से मछुआरों की 60 नौकाएं भी जब्त की गई थीं। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के मछुआरे अक्सर जाने अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन कर बैठते हैं। इसके चलते उन्हें गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कल रात एक बस टर्मिनल के पास 2 बम धमाके हुए। ये धमाके कांगपुंग मिलायू टर्मिनल पर हुए, जो काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है। धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। धमाका काफी बड़ा था, जिससे आसपास के लोग दहशत में हैं। इन धमाकों की जिम्मेदारी अभी किसी संगठन ने नहीं ली है। धमाके के बाद आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस धमाके की जांच में जुटी है और जगह जगह छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और यहाँ आतंकी संगठन IS सक्रिय है। IS ने जनवरी में भी जकार्ता में धमाके किए थे। वहीं 2002 में बाली में हुए अलकायदा के धमाकों में 202 लोगों की मौत हुई थी। लीबिया के पास भूमध्य सागर में 500 शरणार्थियों को लेकर जा रही एक नाव पलट गई। 200 शरणार्थी इस दौरान डूब गए। चौथे शरणार्थियों की डूबने से मौत हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। नाव एक बड़ी लहर की चपेट में आ गई और एक तरफ पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ। माइग्रेंट ऑफशोर एंड स्टेशन के मुताबिक इटली के तटरक्षक दल ने बचाव अभियान के लिए एक नाव भेजी, जबकि एक हेलीकॉप्टर और एक सैन्य विमान जीवन रक्षक नावें समुद्र में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शरणार्थियों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। बात मौसम की। देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। ओडिशा के भद्रक में लू लगने से बुधवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में गर्मी से मरने वालों का आंकड़ा 9 हो गया है। तेलंगाना के आदिलाबाद में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने तेलंगाना में गर्मी और बढ़ने की आशंका जताई है। राजस्थान का कोटा 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य में सबसे गर्म है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। राजधानी दिल्ली में पारा 41 के पार है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना है। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से राहत मिली है। बात खेलों की। भारतीय बैडमिंटन टीम ने सुदीरमन कप मिश्रित टीम चैंपियनशिप के नॉकआउट में जगह बना ली है। इंडोनेशिया ने कल खेले गए मुकाबले में ग्रुप 1D में अंतिम मैच में डेनमार्क पर 3-2 से शानदार जीत दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद भारत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत का मुकाबला अब चीन से होगा। भारत ने मंगलवार को इंडोनेशिया को 4-1 से हराया था। क्वार्टर फाइनल में अब चीन से भिड़ना है। साल 2011 के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय टीम ने नॉकआउट में प्रवेश किया है। ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु BWF एथलीट आयोग की सदस्य बन गई हैं। बुधवार को खिलाड़ियों की प्रतिनिधि इकाई ने 4 स्थानों के लिए मतदान हुआ है और सिंधु को 129 वोट मिले हैं। सिंधु के अलावा स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को भी सदस्य चुना गया है, जिन्हें 103 वोट मिले। लिथुआनिया की एकविल 25 वोट के साथ कमीशन की तीसरी महिला सदस्य बनी। सिंधु को इस पद पर 4 साल के लिए चुना गया है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को सीएट क्रिकेट रेटिंग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है। इस साल का पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर और आरपीजी एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हर्ष गोयनका ने
क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में हुए समारोह में अश्विन को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड रवाना हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1 जून से होगी, लेकिन भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 4 जून को पाकिस्तान से खेलेगी। इसके अलावा टीम इंडिया को 2 वार्म अप मैच भी खेलने हैं। इस बार 8 देशों की टीम हिस्सा ले रही है। 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम इस बार भी ये टूर्नामेंट जीतने की पूरी कोशिश करेगी। बात खास शख्सियत की। देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस की आज जयंती है। वो ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गदर और आज़ाद हिंद फौज के संगठन में अहम भूमिका निभाई। रास बिहारी बोस ने न सिर्फ देश में बल्कि दूसरे देशों में भी रहकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और ताउम्र भारत को आज़ादी दिलाने की कोशिश करते रहे। रास बिहारी बोस सबसे पहले 1905 में बंगाल विभाजन के वक्त क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। इस दौरान उन्होंने अरविंदो घोष और जतिन बनर्जी के साथ मिलकर बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की नीयत को उजागर करने का काम किया। पहले विश्व युद्ध के दौरान देश के कई नेताओं ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। रास बिहारी बोस की इसमें प्रमुख भूमिका थी। मशहूर फिल्म अभिनेता और नेता सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। बतौर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त ने हिंदी सिनेमा, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। आइए याद करते हैं सुनील दत्त को। ऊंचा लंबा कद, दमदार आवाज और उसूलों के पक्के, बलराज दत्त यानी सुनील दत्त। 50 के दशक में रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर काम करने वाले सुनील दत्त ने 1955 में रेलवे स्टेशन फिल्म से अपने सिनेमा के सफर की शुरुआत की। उनकी किस्मत का सितारा सन 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया से चमका। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे, भूखे पेट रहकर ये फसल। सुनील दत्त ने छाया, गुमराह, मेरा साया, सुजाता, रेशमा और शेरा और हमराज जैसी यादगार फिल्में भी की। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। 1968 में किशोर कुमार के साथ आई फिल्म पड़ोसन में उनकी कॉमेडी का अंदाज भी खूब जमा। भोले भाले अनजान प्रेमी की उनकी भूमिका आज भी यादगार है। बोले यूं नहीं, फिर से सुन देख। सुनील दत्त ने समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे। 2004 से 2005 तक युवा कल्याण मंत्री भी रहे। सन 2003 में सुनील दत्त आखिरी बार मुन्ना भाई MBBS में अपने बेटे संजय दत्त के साथ रुपहले पर्दे पर दिखे। तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा, आज बाप की असर भी पूरी कर दे। उन्हें दुनिया को अलविदा कहे 12 साल भले ही हो गए हैं, लेकिन अपनी यादगार फिल्मों के लिए वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीनगर और शोपियां में आतंकी हमलों में 2 घायल, जीप से युवक को बांधे जाने पर रक्षा मंत्री का बयान। कहा, युद्ध जैसे क्षेत्र में फैसलों के लिए सेना स्वतंत्र। सहारनपुर के कलेक्टर और SSP निलंबित, इलाके में तनाव लेकिन स्थिति नियंत्रण में। SMS और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। भारत के 350 मछुआरों की होगी वतन वापसी। पाकिस्तान की अदालत ने दिया रिहाई का आदेश। जनवरी से अप्रैल के बीच हुए थे गिरफ्तार। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बम धमाके, 3 की मौत, 5 पुलिसकर्मियों समेत 10 घायल। आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी। सऊदी रमन बैडमिंटन कप में भारत का शानदार प्रदर्शन। 6 साल बाद नॉकआउट के लिए किया क्वालिफाई। क्वार्टर फाइनल में चीन से होगी भिड़ंत।
और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।